हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर है जो कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, उसको डिस्कस करेंगे जी। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखो, इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट छिपे हुए हैं। एक तो है जी डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखो, अगर इसकी बात करें डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप का बंद होना। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म होना, बंद होना, मतलब पार्टनरशिप आपकी ख़त्म होगी। अगर हम पूरे की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म ही बंद हो चुकी है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप क्या कहती है? इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो पार्टनरशिप वो रिजल्ट है वो एक एग्रीमेंट का है। अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपली बंद होना, कि हमारे पास जो पुराना एग्रीमेंट है उसका हमने टर्मिनेट कर देना है। मतलब जो हमारा एग्रीमेंट चल रहा है उसका आप सिंपली टर्मिनेट कीजिए, बंद कीजिए, तो उसे ही कहते हैं यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नोट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस एज द रिमेनिंग पार्टनर मे एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की मर्जी है बिजनेस को बंद करना है या नहीं करना। क्लियर है? वो एक नया एग्रीमेंट करके उस बिजनेस को रन भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है कि पार्टनरशिप का बंद होना। बिजनेस का कोई ज़रूरी नहीं है कि बंद हो जाए। नेक्स्ट है अगला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इट मीन्स द फर्म क्लोजेज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटी आर पेड ऑफ। देखो, सिंपली ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है? कहते हैं कि आपका बिजनेस का बंद होना और बिजनेस एंड की तरफ बढ़ता है आपका, मतलब कि ये समझ लीजिए बंद ही होना है, उसका निश्चित है। लेकिन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम जितनी भी असेट होंगी फर्म की वो सोल्ड की जाएंगी और लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। एंड आउटसाइड, जो आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, द अकाउंट ऑफ पार्टनर वर सेटल्ड। पार्टनर के अकाउंट की हम सेटलमेंट करते हैं जी। मतलब जितना भी कैश आया उससे फर्स्ट नंबर अपन ने क्या करना है, सारी लायबिलिटी पेमेंट करो। जो कैश बच जाता है उसके अंदर अपन ने क्या करना है, पार्टनर की सेटलमेंट करनी है। जो उन्होंने कैपिटल का पैसा दिया है उनको वो बैक करना है। क्लियर है? अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बात करें, कुछ केसेस हो सकते हैं कि भी किस कारण से हमारी सिंपल पार्टनरशिप बंद हो रही है, मतलब फर्म नहीं बंद हो रही, पार्टनरशिप बंद हो रही है। तो कुछ केसेस हैं जब हमारी पार्टनरशिप बंद होती है। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो 3:2 है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये डिसाइड कर रहे हैं हमारी रेशियो 1:1 हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रहेगी, क्योंकि आपका जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट आएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसे ए बी दो पार्टनर हैं, नया पार्टनर जब भी एंटर होगा तो एक नया एग्रीमेंट होगा, और जब भी नया एग्रीमेंट होगा तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही कहते हैं। ठीक है जी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, देखो इसके लिए रिकंस्टिट्यूशन वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद भी आपकी डिसोल्यूशन रहेगी। और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, कहीं भाग जाता है, या मान लीजिए कोई आउटसाइड लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा। क्लियर है? एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मान लीजिए पार्टनरशिप 2 साल के लिए हुई है और वो 2 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, तो आपकी पार्टनरशिप भी खत्म है जी। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थे। अब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसके भी कुछ मोड मतलब तरीके हैं। जैसा फर्स्ट तरीका, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब आप कोर्ट को शामिल नहीं करना चाह रहे और पार्टनर सोचते हैं कि हम आपस में ही सेटलमेंट कर लें और हमारी पार्टनरशिप बंद हो जाए, मतलब फर्म बंद हो जाए। जैसे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब पार्टनर्स ने आपस में ही डिस्कस कर लिया कि भी फर्म को बंद करना है। सेकंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जैसे कि इसका सेक्शन नंबर 41 है। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन कब बन जाता है कि व्हेन ऑल या वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब एक या सारे पार्टनर ही मेरे फरार हो जाएं, भाग जाएं, तो उस टाइम मेरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। सेकंड है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल बिजनेस कर रहा है जी। क्लियर है?
तो उस टाइम भी आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद रहेगी। सेकेंड है हमारे पास ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट के घटने पर, मतलब कोई भी अगर घटना घट जाती है तो उस टाइम भी फर्म बंद हो जाएगी। कौन सी हैं वो पॉइंट, जैसे ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर, या ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए पार्टनरशिप करके 2 साल का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तो आपकी फर्म भी बंद रहेगी। थर्ड है बाय नोटिस, ठीक है, कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है रिमेनिंग पार्टनर को और फर्म बंद करवा सकता है, ठीक है। अगला है हमारे पास बी पार्ट, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट से जब आपकी पार्टनरशिप बंद होएगी, फर्म बंद होएगी। कह रहे व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जब मान लीजिए कोई भी पार्टनर, कोई एक भी पार्टनर, ठीक है, अनसाउंड माइंड हो चुका है, मतलब अपना मान लीजिए दिमागी हालत को खो चुका है, तो उस टाइम ये रहेगा। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss, कि आपका जो बिजनेस है लॉस पर चल रहा है जी, तो उस कंडीशन के अंदर कोर्ट भी ये मान के चलता है कि फर्म अब लंबे टाइम तक रन नहीं कर सकती, तो उस टाइम भी आपका फर्म बंद कर दी जाएगी। When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason, ये कोई अदर रीज़न भी हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना हो, तो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद की जाएगी जी। अब देखो जो मेनली हमारा चैप्टर है वो है जी डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। हमें देखो फर्म को बंद करना है। अब हमारे पास पॉइंट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, कि जब हमारी फर्म बंद हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर आपने किन किन अकाउंट की सेटलमेंट करनी है, कैसे करनी है, क्लियर है। जैसे फर्स्ट नंबर कहता है अमाउंट रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है मिलना, कि आपको अगर अमाउंट मिलती है फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म शेल बी अप्लाइड इन दी फ्लोइंग मैनर्स, मतलब कुछ तरीका फिक्स किया गया है, इस तरीके के अकॉर्डिंगली फर्म को क्या करना चाहिए, अपनी असेट से जो पैसा आया बेचकर भी उसका यूज़ कैसे करना है, मतलब किसकी पहले पेमेंट करनी है, किसकी बाद में करनी है, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के अंदर फाइनल पेपर में पूछी जाती है, तो एमसीक्यू उस फॉर्म के अंदर आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेप्ट ऑफ द फर्म विल बी पेड, भाई जितना भी अगर मान लीजिए मैंने कोई लोन ले रखा है, जैसे मान लो मेरे पास ए और बी 2 पार्टनर है लेकिन सी मेरा आउटसाइडर है, तो उस मैंने आउटसाइडर से कोई लोन ले रखा है तो उस आउटसाइडर का लोन सबसे पहले पे करना होगा, ए और बी का नहीं पे किया जाएगा क्योंकि ए और बी अपने घर के बंदे हैं, अपने पार्टनर हैं। सेकंड है आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर मान लीजिए उसके लोन की पेमेंट कर देने के बाद, मतलब सी के लोन की पेमेंट, मतलब जो फर्म को उसने दे रखा था, अब उसकी अपन ने पेमेंट कर दी, करने के बाद फिर कुछ कैश बच जाता है, द लोन एडवांस बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ, मतलब अगर मान लीजिए फर्म ने अब ए पार्टनर है जो उससे लोन ले रखा है तो फिर सेकंड नंबर पे उस लोन की पेमेंट की जाएगी जो ए से ले रखा है फर्म ने। थर्ड नंबर देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न्ड, अगर मान लीजिए फिर भी कुछ पैसा बच जाता है तो उसमें से हम क्या करें, जिन जिन पार्टनर ने पैसे दे रखे हैं उनका पैसा भी वापस किया जाए, क्योंकि फर्म आपकी बंद हो रही है, अब हमने सबके पैसे पे करने हैं। फोर्थ नंबर इफ़ सम अमाउंट रिमेन्स, अगर कुछ अमाउंट बच जाती है, मान लीजिए सबका हिसाब हो चुका है, आउटसाइडर लोन की पेमेंट हो चुकी है जी, पार्टनर के लोन की भी पेमेंट अपन ने कर दी है, कैपिटल की भी पेमेंट कर दी है, उसके बाद भी पैसा बच चुका है फर्म के पास, तो देन इफ़ सम अमाउंट रिमेन्स इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन रिमेनिंग अमाउंट को हमने पार्टनर की रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है जी, क्लियर है। तो ये हमारे पास सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन है जी, कि किस तरीके से आपने फर्म की असेट बेचने से जो पैसा आएगा उसका किस तरीके से आपने यूज़ करना है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसीजर की, कि मतलब मेनली इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है जी, तो अकाउंटिंग मतलब जो मेनली आपने अकाउंट मेंटेन करने हैं वो आपके कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, कि मतलब असेट को बेचने के लिए और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर होता है हमारे पास पार्टनर का लोन, कि आपने पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, क्लियर है जी। थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स, कि आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे होता है हमारे पास कैश का या बैंक का अकाउंट्स, क्लियर है। तो ये हमारे पास 4 अकाउंट बनने हैं। और अगर बात करें लास्ट ईयर हमारे पास फाइनल पेपर के अंदर
ठीक है, जर्नल एंट्री आई हुई थी। लेकिन देखो अगर आप ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखोगे तो आपको जर्नल बिल्कुल ईजिली तरीके से आ जाएगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें इस चैप्टर के लिए बिल्कुल एंड तक, तो देखना आपको ये चैप्टर टिप्स पे कैसे याद नहीं होता। क्लियर है? तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम कल डिस्कस करेंगे और कल इस पर एक वीडियो फुल फ्लैट आपको मिलेगी जिसके अंदर हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है, पार्टनर का लोन कैसे बनाना है, कैपिटल कैसे बनानी है जी, कैश या बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही एक लाइक और शेयर है जो एक टीचर के लिए, ठीक है, मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि आपका लाइक ही कहीं ना कहीं टीचर को एक मोटिवेट कर देगा और वो और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। क्लियर है? थैंक यू।